बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ लाइंस जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसमें इनकी डेफिनेशन जो है वो लिखी गई है और इसके अलावा जो है वो ये लिखा गया है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो किन साइंटिस्ट ने जो है वो पेश किया था। सो सबसे पहले इन लाइंस को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है जी, गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ, यानी इस लॉ को इन दो साइंटिस्ट ने 1869 में पेश किया था। इसके बाद इस लॉ को दो तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी एक सब्सटेंस अगर रेक्ट करता है तो इसके रेक्ट करने का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी एक्टिव मासेस की। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस ए है तो ये रेक्ट करके जा रहा है बी में, तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी ए का बी में कन्वर्ट होना, सो हम यहां से ये कहेंगे जी कि इसका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन के। यानी अगर कंसंट्रेशन ए की ज्यादा होती जाएगी तो इसका प्रोडक्ट में चेंज होना जो है वो ज्यादा होता जाएगा, और अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट का बनना जो है वो कम होता चला जाएगा। ये है जी सिंगल सब्सटेंस के लिए कि अगर सिंगल सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। सो इसको दूसरी से डिफाइन किया गया है जी, अगर कोई रिएक्शन चल रहा हो लाइक एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर रेट ऑफ सब्सटेंस की बात की गई है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। और इसके यूनिट हमारे पास क्या है जी, एक्टिव मासेस के यूनिट हमारे पास क्या है जी, वो है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो अब यहां पर दो से तीन बातों के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास एक्टिव मास क्या चीज है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है जी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, ये वाली चीज जो है वो हमारे पास क्या है। सो इनके ऊपर जो है वो बात करते हैं, जैसे कि इसके ऊपर हमने सब्सटेंस के ऊपर जो है वो हमने देख लिया। अब आते हैं जी हम अपने जो है वो रिएक्शन पे। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जी, इस रिवर्सिबल रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिल रही है सी प्लस डी। ये वाला जो ए से बी रिएक्ट करके जा रहे हैं जी सी और डी में, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जी सी और डी ये रिएक्ट करके वापस ए और बी में जा रहे हैं, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहां पर कहा गया है जी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर कहूंगा जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट किसके, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। लाइक हमारे पास यहां पर अब दो रिएक्टेंट हैं जी, एक हमारे पास है ए और दूसरा बी। सो यहां पर ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट, यानी ए की एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन और बी के एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन, इनके प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर एक्टिव मास से अगर हम हमारी क्या मुराद है, यहां पर साइड पर करके जो है वो हम बात कर लेते हैं जी एक्टिव मास जो है ये हमारे पास क्या चीज है। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट हो सकते हैं जी ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी रिएक्टेंट की मिकदार जो है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं ये डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड किस पे कर रही है, ये हमारे एक्टिव मास पे कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी क्लास में 50 लोग हैं, अगर हमारी क्लास में 50 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, अब हम इनको एक टेस्ट असाइन करते हैं 50 लोगों को कि आप 50 बंदे जो हैं वो टेस्ट तैयार करके आए, सुबह जो है वो आपका लाइक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। अब अगर 50 बंदों को हमने टेस्ट असाइन किया और सुबह हम क्लास में से पूछते हैं जी कि कितने बंदे टेस्ट तैयार करके आए हैं, सो उनमें से जो है वो 30 बंदे अगर कहें जी हम
जो है वो टेस्ट तैयार करके आए हैं, और 20 कहें जी हमने टेस्ट तैयार ही नहीं किया, हमने घर जाके किताब ही नहीं खोल के देखी, तो अब हमारा एक्टिव मास क्या होगा जी? ये वाला जो 30 बंदे हैं जी वो हमारा एक्टिव मास है। यानी अब ये फेल होंगे या पास होंगे ये इन 30 बंदों पे डिपेंड करेगा। अब इन 30 बंदों से के अलावा जो 20 हैं वो तो ऑलरेडी फेल हैं, क्योंकि वो तो जो है वो टेस्ट तैयार करके नहीं आए। सो फेल या पास होना अब किन के ऊपर है जी? वो इन 30 बंदों के ऊपर है कि आया कि ये फेल होंगे या आया कि ये पास होंगे। अब जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा जी वो इन 30 के बीच में कायम होगा। यानी इनमें से 15 जो है वो रेक्टेंट में रह जाएंगे और 15 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में चले जाएंगे। सो इस तरीके के साथ इनमें इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो हो जाएगा। और अगर आप अब ये कहें जी कि हमारा एक्टिव मास 50 है, तो ये गलत है। हमारा एक्टिव मास वो है जो कि इस काबिल होगा कि वो प्रोडक्ट में जा सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो अब एक्टिव मास की जो है वो समझ आ गई होगी कि यहां पर एक्टिव मास से जो है वो क्या मुराद है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहां पर हमारे पास है जी प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को खत्म करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। सो यहां पर अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये इज इक्वल टू, यहां पर हम कांस्टेंट लगा रहे हैं जी के एफ इज अ कांस्टेंट। सो के एफ ये हमारे पास आ गई जी ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। अगर ये वाली है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं जी, यहां पर जो है वो इसको कर लेते हैं। अब दूसरा है जी रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। सो अब रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? हमारे जो प्रोडक्ट वापस रेक्टेंट में जा रहे हैं, यानी सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन, ये इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के बाद हमें यहां पर जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहां पर कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं जी के आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया जी सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्विलिब्रियम की स्टेट में हम ये कहते हैं जी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन पे। सो यहां पर लिख लेते हैं जी एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा जी? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ये बराबर होगा जी रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन के। सो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये वैल्यू आएगी और इक्वेशन नंबर 2 से रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन की हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। इनको पुट कर लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की हमारे पास है जी के एफ ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन, और के आर की वैल्यू हमारे पास है जी, सॉरी रिवर्स डायरेक्शन की के आर हमारे पास है जी सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन। थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो अब इसको ले जाते हैं जी यहां पर। अब जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो कंसंट्रेशन है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। लाइक ये हमारे पास के एफ कांस्टेंट है जी और इसी तरह से के आर जो है वो कांस्टेंट है और ये वाली हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये वाली भी कंसंट्रेशन है। अब कांस्टेंट एक तरफ ले आते हैं जी, ये हमारे पास है जी के एफ। के आर को इस साइड पर लेके आएंगे तो यहां पर डिवाइड होगा, ये हमारे पास आ गया जी के आर विच इज इक्वल टू, हमारे पास इस साइड पे है जी सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन ओवर ए और बी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगे, ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन। अब ये जो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट से डिवाइड होता है तो आंसर भी हमेशा कांस्टेंट आता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 6 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। यानी कांस्टेंट से डिवाइड हुआ तो आंसर भी हमारे पास कांस्टेंट ही आया। सो इसी तरह से जब ये के एफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का कांस्टेंट के आर रिवर्स डायरेक्शन के कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक नया कांस्टेंट यहां पर इसका आंसर होगा और वो है जी के सी फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अब हम के एफ ओवर के आर की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे के सी। सो यहां पर हम लिख लेते हैं जी यानी के सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई जी सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन ओवर ए की कंसंट्रेशन एंड बी की
कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास है जी जनरल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू, या आप इसको लिख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास जो है, मैं जस्ट ये समझने के लिए लिख रहा हूँ जी, ऊपर हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट है। सो ऊपर आप लिख लो जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे हमारे पास क्या है जी, नीचे हमारे पास है जी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो हमारे पास अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास Kc क्या है जी, बेसिकली ये रेशियो है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। Kc इज अ रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। सो ये है जी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। सो आज के टॉपिक में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किया, और इसमें Kc जनरल रिएक्शन के लिए हमने Kc की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की व्हेन आवर इक्वेशन हैज अ नो नंबर ऑफ मोल्स। मीन टू से हमारी सिंपल इक्वेशन है ए बी, इसमें किसी किस्म के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं देन जो है वो सॉल्व सारा इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। उसको इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो उस पर बात करेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।